हेलो स्टूडेंट, बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सीक्वेंस की कितने टाइप्स होती हैं करके, लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था, मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ा था, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ा था और सारा डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन बना पाएंगे और थ्योरम को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर से मैं कहता हूँ, एक बार जाके क्वेश्चन बनाने से पहले डेफिनेशंस को फिर से एक बार पढ़िएगा। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि बेस्ड होती हैं आपके कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पर और लिमिट ऑफ सीक्वेंस पर। तो देखिएगा, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस सीक्वेंस कब कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, फिर से हम यूज़ करेंगे उसको। किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस सीक्वेंस कब कहते हैं? यदि उसके पास क्या हो, लिमिट पॉइंट का एग्जिस्टेंस हो, उसके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? वो जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहते हैं स्टूडेंट। या फिर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, लिमिट ऑफ एस एन इज इक्वल टू एल और n टेंस टू इन्फाइनाइट। तो ये जो आता है वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। लिमिट पॉइंट हो और वो यूनिक हो, तो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहेंगे। इसी चीज़ का हम यूज करेंगे, तो फिर से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम स्टेटमेंट पे। आपका जो थ्योरम है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत पॉपुलर है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस थ्योरम को। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? परिबद्ध होता है, तथापि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। ऐसा कह रहा है कि हर एक वो जो सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो, हर वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है? बॉन्डेड होता है ना। उसके पास क्या होती है? बॉन्ड्स होती हैं, और लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता। इसका उल्टा सही नहीं होता कहने का क्या मतलब है? अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो। फिर से एक बार सुनिए, क्या कोई सीक्वेंस क्या है? अगर वो अभिसारी है, क्या है? कन्वर्जेंट है। अभिसारी कन्वर्जेंट उसी बोलते हैं। अगर कोई सीक्वेंस क्या है? अभिसारी है, तो परिबद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि परिबद्ध है तो बार बार वो क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम का, जो कि एग्जाम में जनरली इसको बहुत बार पूछा गया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, तथापि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। क्या मतलब है इसका? ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि जो भी सीक्वेंस होंगी, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बॉन्डेड भी होगा, है ना। अभिसारी है तो उसके पास क्या होगा? वो परिबद्ध भी होगा, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं होता। उल्टा कहने का मतलब, अगर कोई परिबद्ध है तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार वो क्या हो जाए? अभिसारी हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू जनरली। उसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। अब देखिएगा, इसका स्टेटमेंट हमने तो समझ लिया स्टेटमेंट क्या कह रहा था करके। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रूफ की बात करेंगे। तो प्रूफ में फिर से मैं बोला था कि आपको सीक्वेंस कि कन्वर्जेंट पॉइंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए करके, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं मान लेता हूँ, अब इसको स्टेटमेंट जो बोला हूँ उसी को मैं कुछ अलग तरीके से लिखूँगा। प्रूफ में हम क्या करते हैं? हमेशा स्टेटमेंट को ही हम क्या करते हैं? क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है, उस चीज़ को हम लिखते हैं शुरुआत में। तो हमने मान लिया कोई सीक्वेंस एसएन माना, वो क्या है? अभिसारी है। यहाँ पे बोल दिया है अभिसारी अनुक्रम है, तो क्या है? परिबद्ध प्रूफ करो, ऐसा बोल रहा है। तो हमने क्या कहा? मान लिया कोई सीक्वेंस क्या है? वो क्या है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। तब हम सिद्ध करेंगे कि वो जो सीक्वेंस होगा वो परिबद्ध सीक्वेंस भी होगा। ऐसा हमको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक सीक्वेंस एसएन क्या है? अभिसारी अनुक्रम है। और आप जानते हो अभिसारी जो भी अनुक्रम होता है तो उसके पास क्या होती है? लिमिट पॉइंट होती है ना। जो भी क्या होता है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस के पास क्या होता है? एक लिमिट पॉइंट होता है, वो अद्वितीय होता है। तब हम क्या जानते हैं? किसी भी क्या कन्वर्जेंस सीक्वेंस की परिभाषा से, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की परिभाषा से हम जानते हैं एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसके लिए? फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, या फिर क्या नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n के लिए। हम इसको बोलेंगे क्या? किसी अनुक्रम की परिभाषा से प्रत्येक दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? ये m का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, है ना, होगा कि
ये सच दैट आपको क्या मिल गया है, एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको मोड दिखाई दे रहा है, इस मोड को क्या करते हैं हम, इस मोड को तोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि एप्सिलॉन की जगह मैं क्या मान लूँगा, 1 मान लूँगा, ले सकता हूँ मैं, है ना, अपने सुविधा के लिए मैं क्या करूँगा, इसके जगह मैं 1 ले लूँगा। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, एस एन माइनस एल इज लेस देन 1, है ना, वेयर आपने क्या लिया है, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ले रखा है, ले सकते हैं। ओके, एप्सिलॉन क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, मैं मान लिया क्या है वो 1 है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, और ये जो आपको मोड दिखाई दे रहा है, मोड वैल्यू को जब हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको बांटते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस लिमिट के साथ इसको एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं और बीच में इसको रखते हैं। तो देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल माइनस 1 इज लेस देन एस एन इज लेस देन एल प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा, हमने क्या किया, इस सीक्वेंस जो भी था उसके साथ जो लिमिट पॉइंट था उसको हमने क्या कर दिया है, दोनों साइड बांट दिया है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, एक बार क्या करना है, एल के साथ प्लस करना है, या फिर ये बोल सकते हो, इस एल को मैंने एक बार इधर ले गया इस साइन के, और इस साइन को मैंने क्या कर दिया, 2 बार अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसको लिखा, और उसके बाद एस एन को बीच में रख दिया। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो स्टूडेंट। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझ आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में मैं अलग अलग टर्म्स लूँगा और कुछ मैक्सिमम और कुछ मिनिमम लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा है, मान लो एक स्मॉल एम क्या है, यहाँ पर एक रियल नंबर है, छोटा सा एक रियल नंबर है। और कैसा रियल नंबर है स्टूडेंट, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का मैंने टर्म्स लिखा, और ऐसा टर्म्स लिखा जो कि कैसा है, l-1 तक गया हुआ है, मतलब ये छोटी टर्म्स की बात कर रही है। ये आपका सीक्वेंस है, और सीक्वेंस से भी इस साइड आपका क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी, जो भी एलिमेंट मिलेगी। ये क्या है, लेस देन, मतलब हमने कहाँ तक ले गया उस सीक्वेंस को, l-1 तक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। तो मिनिमम क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से सब दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये उस सीक्वेंस की टर्म्स हैं। और कैसा टर्म्स है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या रियल नंबर चूज़ किया, हमने मिनिमम सेलेक्ट किया। कुछ भी आ सकता है, ये l-1 भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता, हम एल्जेब्रिक मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया, जो भी आएगा यहाँ से उसको मैंने स्मॉल m नाम दिया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सीक्वेंस से ही फिर से कुछ टर्म्स लूँगा, और उस टर्म्स में कैसा रखा है, टर्म्स को l+1 तक, मतलब सीक्वेंस से उधर बड़ा कुछ ज़्यादा। तो अब देखिएगा आपको क्या मिला, ये मैक्सिमम यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। उस रियल नंबर को मैंने नाम दिया है कैपिटल M। फिर से देखिएगा, मैंने सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस के टर्म्स लिए, उसमें से मिनिमम सेलेक्ट किया, वो एक रियल नंबर होगा मिनिमम, और वो उसका नाम क्या है, स्मॉल m है। फिर से मैं क्या करूँगा, टर्म्स लूँगा जो कि कुछ बड़ा टर्म्स होगा, है ना, यहाँ तक जाएगा वो। वहाँ से मैंने क्या ले लिया, कुछ मैक्सिमम ले लिया, और वो मैक्सिमम क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, उसका नाम दिया मैंने कैपिटल M। तो देखिएगा इस सीक्वेंस के पास क्या है स्टूडेंट, ये हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये सीक्वेंस के पास एक आपका स्मॉल रियल नंबर भी है और एक बड़ा वाला भी रियल नंबर है। इस जो स्मॉल m है इसको बोलते हैं इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड, और इस सीक्वेंस इसको बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं इस सीक्वेंस का अपर बाउंड। तो देखिएगा इस सीक्वेंस के पास अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। क्या कहते हैं इसी को, निम्नतः परिबद्ध भी है, और ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, उच्चतः परिबद्ध भी है। तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू Sn इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। तो ये जो चीज़ है वो क्या बता रहा है स्टूडेंट, ये आपको क्या बता रहा है, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड है और अपर बाउंड दोनों हैं। तो कोई भी सीक्वेंस जो कि क्या है, उसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों हो, उसको क्या कहते हैं, बॉन्डेड सीक्वेंस कहते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो, कोई सीक्वेंस क्या है, निम्नतः परिबद्ध है और उच्चतः परिबद्ध है, इसलिए वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, परिबद्ध हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, एक सीक्वेंस था वो क्या था, अभिसारी अनुक्रम था वो, है ना, एक सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है वो बॉन्डेड है, अभिसारी अनुक्रम था वो क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। अब हमको इसका उल्टा भी प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट क्या होगा, विलोमतः क्या होगा। हमने अभी प्रूव करके दिखा दिया कि कोई सीक्वेंस अगर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है तो बॉन्डेड होता है ना, हर बार होता है वो, ऐसा होगा ही होगा, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होगा ही होगा।
अब हम बात करेंगे इसकी उल्टा। हम ये बोल रहे हैं प्रत्येक जो भी आपका बॉन्डेड सीक्वेंस होगा तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो, वो कन्वर्जेंट हो। फिर से देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम सदैव अभिसारी अनुक्रम नहीं होता। कभी कभी हो सकता है वो अभिसारी हो, लेकिन हर बार अभिसारी हो ऐसा नहीं है ना। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई भी एग्जाम्पल किसी बात का खंडन करता हो, एक भी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल अगर किसी भी बात का खंडन कर दे, मतलब उसकी सत्यता की जांच वो कर देता है, वो अकेला एग्जाम्पल। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सीक्वेंस ले लेता हूँ। सीक्वेंस है आपका Sn इज इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n। ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, बॉन्ड सीक्वेंस है। आप जानते हो कैसे, चेक करके देखिएगा। मैं क्या लिखूंगा, S1 लिखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे हम सीक्वेंस में ये आपका पहला टर्म्स था, अब यहाँ पर -1 की पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब -1 मिलेगा। कोई भी जो निगेटिव नंबर हो उसके पावर में अगर क्या हो जाए, ऑड नेचुरल नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, +1 और -1 मिलके 0। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, S2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 आपका पहले से मौजूद था, यहाँ पर प्लस है मौजूद है, और -1 की पावर क्या हो जाएगा 2। आपको पता होना चाहिए जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी निगेटिव के ऊपर में इवन पावर लगाते हैं, 2 4 6, तो ये क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ये निगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 था और ये हो जाएगा आपका +1, तो मिल जाएगा 2। तो देखिएगा हर बार आपका यहाँ पर जो, अगर मैं एक कलेक्शन बना दूँ हर टर्म्स का, तो यहाँ पर जो S1 है यहाँ पर क्या मिल रहा है 0, S2 क्या मिल रहा है आपको 2, इसी प्रकार से S3 क्या मिलेगा 0, इसी प्रकार से यहाँ पर S4 क्या मिलेगा 2। हर बार देखिएगा क्या मिल रहा है आपको, एक बार 0 मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 0 मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है। मतलब ये सीक्वेंस क्या है आपका, बॉन्डेड सीक्वेंस है। कैसे बॉन्डेड सीक्वेंस है, ये आपका Sn जो है ये इसके पास एक स्मॉल m है मान के चलो, है ना, लोअर बॉन्ड है, और कैपिटल क्या है, ये 2 है सबसे बड़ा। तो ये सीक्वेंस क्या था आपका, ये सीक्वेंस आपका था बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्या। हमको प्रूफ वही करना था कि जो भी क्या होता है, हर एक परिबद्ध अनुक्रम जरूरी नहीं है कि वो अभिसारी हो, ऐसा था। तो देखिएगा ये जो सीक्वेंस हमने लिया वो बॉन्डेड सीक्वेंस था, लेकिन आप देखिए इसके टर्म्स को, ये 0 2 0 2 हो रहा है, मतलब कहीं एक जगह पर जाकर टिक नहीं रहा है। ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है आपका दोलयमान अनुक्रम। तो ये दोलयमान अनुक्रम है, ये तो कन्वर्जेंट नहीं है। ये जो सीक्वेंस था ये अभिसारी अनुक्रम नहीं है। क्या अनुक्रम है, ये दोलयमान अनुक्रम है। तो हमने ये भी प्रूव करके दिखा दिया, कोई सीक्वेंस क्या है, वो अगर बॉन्डेड है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, अभिसारी हो। हमने एक बॉन्डेड सीक्वेंस लिया, अब उसको हमने जब हल किया तो हमको क्या मिला कि वो सीक्वेंस क्या था, बॉन्डेड तो था लेकिन कन्वर्जेंट नहीं था, वो दोलयमान निकल गया। अब ऐसा मत बोलना कि हर बार दोलयमान मिलेगा सर, नहीं, दोलयमान के अलावा आपका दूसरा भी हो सकता है। क्या हो सकता है दूसरा, अपसारी हो सकता है। अगर कोई सीक्वेंस क्या है, अभिसारी नहीं है तो वो तो अपसारी हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, वो दोलयमान हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट कि ये जो थ्योरम है आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थ्योरम नंबर 2। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी उसके पास जो लिमिट पॉइंट होगी वो यूनिक होगी। तो ये डेफिनेशन में भी मैंने यही कहा था, किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए मैंने एक लाइन में कहा था कि वो सीक्वेंस जिसके पास लिमिट पॉइंट हो और वो लिमिट पॉइंट अद्वितीय हो, तब उस स्थिति में उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, अभिसारी अनुक्रम कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपके बुक में ये क्या लिखा होगा, ऐसा कथन लिखा होगा, ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिख दिया है, किसी अनुक्रम Sn के लिए लिमिट है ना, लिमिट विद्यमान हो, सीमा विद्यमान हो, तो वो जो सीमा है वो अद्वितीय होता है। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको इसमें एक सुधार करना है, यदि किसी अभिसारी अनुक्रम, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना होगा आपको, किसी अभिसारी अनुक्रम, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम में ही सीमा क्या होता है, अद्वितीय होता है। एक तो दोलयमान होता है, उसके पास सीमा होता तो है, लेकिन वो क्या होता है, अद्वितीय नहीं होता। तो इसमें तो दोनों शामिल हो जाते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी अभिसारी अनुक्रम,
आप यहाँ पर पूरा लिख देना, ठीक है। किसी अभिसारी अनुक्रम Sn के लिए अगर सीमा विद्यमान हो तो सीमा क्या होगा, अद्वितीय होगा। समझ आया स्टेटमेंट? पहले जो स्टेटमेंट था उसको इस लाइन में भी लिख सकते हैं, यदि किसी वास्तविक संख्या का अनुक्रम अभिसारी हो तो उसकी सीमा क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो दोनों का एक ही मतलब है, हमने दोनों चीज़ को क्या कह दिया है ना, समझ आ रहा है? दोनों चीज़ का एक ही मतलब है स्टूडेंट। ओके, ये प्रूफ क्या कहता है, तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हमने मान लिया क्या है, जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की एक लिमिट पॉइंट क्या है, L1 है, और दूसरा लिमिट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, L2 है। अगर L1 और L2 बराबर हो जाए, है ना, तब हम क्या कहेंगे, वो अद्वितीय है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मान लो क्या है, लिमिट क्या है, ये L1 है, L2 है, तब हम सिद्ध करेंगे कि L1 = L2, ऐसा होगा तभी हम उसको अद्वितीय बोलेंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, किसी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से, हमने यहाँ पर 2 लिमिट पॉइंट लिया हुआ है, तो उनका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, आप जानते हो लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से क्या होता है, Sn - L1 पहला लिमिट पॉइंट इज लेस देन ε/2 कर दिया मैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिया हूँ, लेकिन ε/2 क्यों लिखा, एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन ये लगभग 0 के आसपास होता है स्टूडेंट। ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती, बहुत छोटी वैल्यू होती है, आर्बिट्ररी स्मॉल वैल्यू होता है ये। तो मैं इसमें डिवाइड 2 भी कर दूं तो भी वो 0 से बड़ा ही होगा, इससे कोई चेंज आने वाला नहीं है। हम क्या सीखे थे लिमिट की डेफिनेशन से, कि इनका डिफरेंस क्या होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है, और एप्सिलॉन बहुत कम होता है, बहुत छोटी जो क्या होती है, एक प्रकार की वैल्यू होती है। तो मैंने ε/2 कर दिया, ठीक है। और ऑल n इज ग्रेटर देन m1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा स्टूडेंट। इसी प्रकार से दूसरा जो लिमिट पॉइंट है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, Sn - L2 इज लेस देन ε/2, मैं लिख सकता हूँ ऐसा, है ना। ऑल n इज ग्रेटर देन m2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा स्टूडेंट। तो देखिएगा हमको क्या मिला, हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर। हमने सबसे पहले बोला कि ये 2 लिमिट पॉइंट है, दोनों लिमिट पॉइंट को अगर हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस क्या होगा, यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगा, अद्वितीय प्रूफ हो जाएगा, ऐसा बोले। तब हम यहाँ पे, ये तो एक लाइन हो गया समझो, ये पहला स्टेप हो गया मान के चलो। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में ये बोले हमने किसी सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट होती है उसकी डेफिनेशन को यूज किया। तो डेफिनेशन आपका सिंपल है, आप पहले से पढ़ रखे हो। हमने एप्सिलॉन की जगह क्या कर दिया, ε/2 कर दिया, और ओनली n होता था वहाँ पे हमने l की जगह क्या कर दिया, एक बार L1 रखा, एक बार L2 रखा। तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब मान लो, ये अब तीसरा पॉइंट है, मान के चलो, तीसरा स्टेप है, मान के चलो। यदि मान लो क्या हो, क्या हो स्टूडेंट, L1 does not = L2 हो। मैंने क्या कहा पहले, ये मेरे को ये प्रूफ करना था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा प्रूफ ना करके मैं मान लिया हूँ कि ये जो है लिमिट पॉइंट L1 और L2 अलग अलग हैं, मतलब डिफरेंट लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस के पास, एक नहीं है, वो 2 है, ऐसे बोल दिया हमने, 2 अलग अलग है, L1 और L2। तो मैंने मान कर चला, है ना, मैंने मान लिया। मेरे को प्रूफ ये करना था, अभी मैं प्रूफ नहीं किया हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर शुरुआत किया, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन रखा, उसके बाद मैंने ये माना कि यदि L1 L2 के बराबर नहीं है, ऐसा मैं मान लिया, तो L1 - L2, यदि ये दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, इनको घटाने पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, और वो वैल्यू को मैं मान लेता हूँ डेल्टा है ना। तो अगर 2 अलग लिमिट पॉइंट है तो आसपास भी होंगे, लेकिन वो अलग है मान के चलो, तो आसपास भी होंगे और वो अलग है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या कह दिया कि 2 अलग अलग लिमिट पॉइंट है और उनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या है आपका, इस प्रकार से डेल्टा है स्टूडेंट। अब डेल्टा के क्या मीनिंग, डेल्टा ऐसा होता है स्टूडेंट, एक ऐसा वैल्यू होता है, आर्बिट्ररी वैल्यू है, जो कि 0 से आसपास होता है, बहुत कम, ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है स्टूडेंट, ठीक है। जिस तरह से एप्सिलॉन है उसी तरीके से आपका क्या है, डेल्टा है। अब हम बात करेंगे ये जो डेल्टा है और एप्सिलॉन के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने क्या कहा, ये भी क्या है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन एकदम छोटी, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। उसी प्रकार से ये आपका जो एप्सिलॉन होता है और वो डेल्टा जो होता है वो भी बहुत छोटी होती है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन क्या है। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, मतलब जो एप्सिलॉन जो है हमारा, जो आर्बिट्ररी हमने जो वैल्यू ले रखा है वो क्या है, वो सबसे छोटी है और ये डिफरेंस उससे थोड़ा बड़ा है,
कहाँ से पता चला? हमने जब बोला कि जो लिमिट पॉइंट है, दो लिमिट पॉइंट है, वो दो अलग अलग लिमिट पॉइंट है, तब हमने ये देखा कि जो लिमिट पॉइंट के बीच में डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कैसा होगा स्टूडेंट? वो एप्सिलॉन से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इसको मैं यहाँ पर उतार दूंगा, डेल्टा इज इक्व टू L1 माइनस L2, ऐसा है। मैंने उसको जैसा का तैसा उतार दिया, डेल्टा को इधर लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, आप जानते हो किसी भी मोड के अंदर किसी वैल्यू को आप जोड़ दो और उसी वैल्यू को घटा दो, तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या होगा? बदलेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सीक्वेंस जोड़ दूंगा। ये है आपका L1 पहले मौजूद था, माइनस में क्या कर दूंगा SN, ठीक है। फिर प्लस में क्या कर दूंगा, इसी SN को जोड़ दूंगा। एक बार घटाया एक बार जोड़ा तो दोनों कट के क्या आ जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, 0। और ये हो जाएगा आपका L2। तो ये वाला जो भी वैल्यू है ये सेम है, ये तो आपस में कट जाएंगे, यही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जानते हो, क्या जानते हैं हम कि जो भी मोड होती हैं, मोड को हम क्या कर सकते हैं? मोड को हम बांट सकते हैं। तो बांटने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? जब भी मोड को बांटते हैं तो मोड को बांटने के बाद साइन ऐसा लग जाता है, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन। जब भी मोड को आप बांटोगे तो साइन को क्या करना पड़ता है? इधर ग्रेटर देन साइन लगाना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L1 माइनस SN, फिर ये हो जाएगा आपका, ये अलग मोड हो जाएगा SN माइनस L2। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं L1 माइनस SN लिखूँ या SN माइनस L1 लिखूँ, इनका जो भी डिफरेंस होगा वो मोड के अंदर में होगा। तो मोड के अंदर में इनको आपस में अगर मैं चेंज भी कर दूं तो वैल्यू क्या होंगी? चेंज नहीं होगी। फिर से देखिएगा, अगर दो अलग अलग राशियां हैं आपके पास, उनको आप क्या करते हो? घटाते हो। तो हम मोड लेते हैं तो क्या हम लेते हैं? जो भी पॉजिटिव हो उसको ले लेते हैं। तो इसको मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, उसका एक ही मतलब है। तो इसको मैं क्या लिख दूं स्टूडेंट? इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? SN माइनस L1। कैसे लिखा मैं बता चुका हूं, है ना। क्यों लिखा? हम मोड के अंदर में वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आपका इक्वेशन नंबर है 5। इक्वेशन नंबर 5 में क्या करिएगा स्टूडेंट? देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ε/2। ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ε/2। और साइन तो यहाँ पर ग्रेटर देन पहले से लगा हुआ है, तो इस पर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके जगह हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे ये ε/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका ε/2। तो ये मिलके क्या बनेगा स्टूडेंट? डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। ये इक्वेशन नंबर है 6। तो देखिएगा स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6, ये जो इक्वेशन हमने जो लिखा था और ये जो इक्वेशन अभी हमने जो लिखा, तो ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। ये उल्टा हो गया, वहाँ पर जाके क्या हो गया? उल्टा। हमने यहीं से चलना स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पर जाके ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो इक्वेशन नंबर 4 और 6 को देखिए स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये उसका विरोध कर रहा है, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है स्टूडेंट। तो हमने जो भी माना था, क्या माना था कि L1 डज नॉट इक्वल टू L2, ये हमारी जो मान्यता था वो मान्यता क्या है स्टूडेंट? गलत है। तो सही मान्यता क्या होगी? सही मान्यता ये होगी कि L1 बराबर होगा L2 का, ठीक है। ये हमारा सही मान्यता होगा। हमने क्या माना था? L1 डज नॉट इक्वल टू L2। तब हम जाके क्या मिला हमको? जो दो रिजल्ट मिले वो दो रिजल्ट एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, ठीक है। अतः किसी अभिसारी अनुक्रम का जो सीमा होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है स्टूडेंट, ओके। इति सिद्धम, ये थ्योरम का प्रूफ हो गया है, ओके। आई होप स्टूडेंट कि हमने जो 2 थ्योरम बताए वो 2 थ्योरम आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में हम फिर से कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चन लेकर आएंगे।